हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। 3.4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x minus 3y minus 3 is equal to 0, that is the equation number first, and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आपको ये बताना है कि समीकरण युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। ये तो है आपका फर्स्ट पार्ट, और फिर है सेकंड, थर्ड पार्ट। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से पार्ट में अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, और किसके कोई भी हल नहीं है। तो ये पता करना है। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक टेबल में बताया था कि आप समीकरण फर्स्ट से a1, b1 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। समीकरण सेकंड से भी a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और उससे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये रेशो फाइंड आउट करिए। अगर मैं रेशो आपके इस प्रकार से आ जाते हैं, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अगर ये स्थिति आ गई तो इसमें आपके जो हल होंगे वो अद्वितीय होंगे। मतलब x और y के ओनली वन सॉल्यूशन ही होंगे, कोई दूसरे सॉल्यूशन नहीं होंगे। अद्वितीय हल जैसे x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, बस ये दो वैल्यू होंगी और कोई दूसरी नहीं होंगी। अगर ये कंडीशन आ जाती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे भाई? अनेक। x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आती है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तब x और y की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते अगर ये कंडीशन आ जाती है। तो देखिए, हम क्या कर देते हैं, इनमें से a1, b1, c1, a2, b2, c2 इसकी वैल्यू निकालकर और ये रेशो फाइंड आउट करके देखते हैं। तो देखो भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ पर a1 कितना है, x का गुणांक 1 है, b1 y का गुणांक, c1 कांस्टेंट है। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालो, तो a1 1 हो गया, और a2 समीकरण सेकंड में x का गुणांक 3, b1 बटे b2। अब b1 कितना है, y का गुणांक समीकरण 1 में -3, और b2 है -9। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कितना आएगा, 1 अपॉन 3। c1 c2 निकाल लो, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन -2। तो आप देखिए, इसके अंदर ये स्टार्टिंग के a1 अपॉन a2 और b1 बटे b2 ये तो बराबर है, पर c1 और c2 की वैल्यू इनके बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली थर्ड कंडीशन। इसका मतलब कोई भी हल नहीं होंगे। तो भाई क्या होगा, यहाँ से स्पष्ट है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अतः कोई हल नहीं होंगे। अतः समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं होंगे।
ठीक है भाई, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसी प्रकार से है इसका सेकंड पार्ट। देखो भाई सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका। जैसे हमने ये वाला निकाल लिया 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। तो यहाँ से भी आप इसी प्रकार से इसमें करके देखेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a1 अपॉन a2 बताओ कितना होगा, 2 अपॉन 3। a1 2 है और a2 3 है। b1 बटे b2, b1 आपका 1 है और b2 है जो 2 है। और c1 बटे c2, c1 बटे c2 आ जाएगा। देखो 5 को इधर लेके आओगे और 8 को इधर, तो -5 अपॉन माइनस का 8, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये। तो कितना बच जाएगा, 5 अपॉन 8। तो यहाँ पे देखिए आपके a1 अपॉन a2, b1 बटे b2 ये भी आपके इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट वाली। तो इस समीकरण युग्म का जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। कैसे हल होंगे भाई, अद्वितीय हल। तो स्पष्ट है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स अतः अद्वितीय हल। कैसे हल होंगे भाई, अद्वितीय। ठीक है, तो अगर अब ये अद्वितीय हल है तो इन दोनों समीकरणों को आप वज्रगुणन विधि से हल करके और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और वज्रगुणन विधि वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप वज्रगुणन विधि से इसको हल करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको जो प्रीवियस क्लासेज की वीडियोज हैं उनके अंदर मैंने इसका पूरा पैटर्न बताया था कि किस प्रकार से दो समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब आइए भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, इसमें यह है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक है 2x plus 3y is equal to 7 और a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। ये दो समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों से हमें a और b की वैल्यू पता करनी है क्या होगी, जिसके लिए समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि जो ये समीकरण युग्म है इनके अनेक हल होंगे, तो आपको a और b की वैल्यू पता करनी है। तो जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, क्योंकि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, इसीलिए बताओ क्या कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में ये तीनों सेम होंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये स्थिति होगी। अब देखो भाई इसमें a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू a माइनस b, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू a प्लस b, c1 की वैल्यू
7 है, इसको इधर देखा होगा तो वही माइनस का 7 और C2 की वैल्यू ये पूरा ब्रैकेट इधर आ के नहीं -3a प्लस b माइनस 2, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, a1 की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 अपॉन a2 की वैल्यू a माइनस b, b1 की वैल्यू 3 अपॉन a प्लस b, और इधर C1 की वैल्यू इधर देखो ये 7 इधर आ गया माइनस का, और ये ब्रैकेट को भी जब आप इधर देख पाओगे तो ये भी माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा 7 अपॉन 3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक है भाई। अब देखिए 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये पार्ट इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में तीनों इक्वल हो गए। तो अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इन दोनों पार्टों को एक साथ लेकर एक इक्वेशन यहाँ से बना देंगे, और इन दोनों पार्टों को एक साथ लेकर एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, और फिर a और b के अंदर 2 इक्वेशन बन जाएंगी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए भाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये 3 पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड की इक्वल है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट पार्ट सेकंड के इक्वल है, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b, 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b। अब इनका क्या कर देंगे भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए भाई 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 से कर देंगे इसको 2a प्लस का 2। अब a b की जो भी संख्या है सबको इधर लेके आ जाएंगे, तो 3a में से 2a इधर आएगा, तो किसका बच जाएगा भाई 3a माइनस का 2a प्लस का a बच गया, और माइनस का 3b और 2 भी इधर आके माइनस का 5b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड, a माइनस 5b इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम सेकंड और थर्ड, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है, तो इन दोनों पार्टों को इक्वल रख के और यहाँ से एक समीकरण तैयार कर लेंगे। देखिए अब पार्ट सेकंड इज इक्वल टू पार्ट थर्ड, ये तीनों बराबर हैं, तो सेकंड पार्ट है आपका 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब इसको भी क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई, कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 को इस पूरे से, तो 3 3 जा 9 है, 3 को b से 3b, फिर 3 को -2 से -6, इसको 7 से कर देंगे, तो 7a प्लस का 7b। अब a और b की संख्याएं एक साइड में क्या है, तो 7a इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का, तो 9a में से 7a गए तो 2a बच गया, इधर 7 भी इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो 3b में से 7 में माइनस करेंगे तो 4b, और इधर है -6, इसको कांस्टेंट टर्म में बराबर को धर दे जाएंगे, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 6। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे इसको डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, तो ये बन जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब देखो हमें a और b की वैल्यू चाहिए, अब क्या करें हम समीकरण नंबर 3 और 4 इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 3 और 4 में एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, किसका यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का यूज करने पर तो a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इज इक्वल टू
अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो इधर माइनस का 5b प्लस का 2b, तो माइनस का 3b बच जाएगा और इधर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल तो b इक्वल टू 1। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब b की वैल्यू 1 आप इनमें से किसी एक समीकरण में रख दो, तो मैं b की वैल्यू जो 1 है समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 1 रखोगे तो ये माइनस का 5 बनेगा, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और माइनस 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू 5 फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन से a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई? अब इस देखिए इस एक्सरसाइज के 3.5 के अंदर आपका इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको प्रतिस्थापन और वर्गीकरण विधियों से करना है, ये मैं करवा चुका हूँ। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज पर आधारित है, यानी कि इसमें पहले आपको समीकरण बनानी है और उसके बाद उसको हल करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं 5 पार्ट, सभी में लैंग्वेज दी गई है और उससे हमें समीकरण तैयार करनी है। तो मैं इसका भी एक पार्ट आपको करा देता हूँ, बाकी क्या आप खुद करने की कोशिश करना और जो नहीं आए उनको आप पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, कोई भी एक छात्रावास के अंदर 2 विद्यार्थी हैं, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, दोनों उसमें भोजन करते हैं। तो उस छात्रावास का नियम है कि उसमें कुछ तो जो मतलब चार्ज है वो आपका फिक्स है, नियत है, और कुछ चार्ज आपको पर डे के हिसाब से देना होगा, रोजाना का चार्ज देना होगा। तो जो उस छात्रावास का नियत चार्ज है, फिक्स जो चार्ज है उसको मैं x मान लेता हूँ और जो प्रतिदिन का चार्ज है उसको y रुपये मान लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे भाई इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, माना छात्रावास का नियत किराया या नियत वे या खर्चा या किराया कुछ भी कह सकते हो। माना छात्रावास का नियत खर्चा 800 रुपये तथा प्रतिदिन का खर्चा y रुपये। मतलब कि जो उस छात्रावास का नियत है, फिक्स है, वो तो x है और रोजाना का प्रतिदिन का कितना है y है। अब देखो इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, ए स्टूडेंट के लिए और बी के लिए, तो इससे 2 इक्वेशन बन जाएंगे। क्या कहता है ये? जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अगर कोई भी ए नाम का स्टूडेंट कितने दिन रुका? 20 दिन। देखिए अगर उसका मैंने फिक्स चार्ज है जो, तो क्या मान लिया? x रुपये। तो एक दिन का कितना माना है? प्रतिदिन का मतलब एक दिन का y, और कितने दिन रुका वो? 20 दिन रुका, तो 20 दिन का कितना होगा? 20y, और फिक्स चार्ज उसका x है ही, तो फिक्स चार्ज में वो 20 दिन का चार्ज ऐड हो जाएगा। तो उसने कितने पैसे चुकाए? 1000 रुपये। तो इससे समीकरण बन जाएगी ए विद्यार्थी के लिए
ए विद्यार्थी के बी। देखो भाई क्या होगा, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ये x तो नियत चार्ज है जो फिक्स है, और प्रतिदिन का कितना है y, एक दिन का y तो 20 दिन रुका तो 20y। तो नियत चार्ज में फिक्स चार्ज में ये 20y जब हम जोड़ेंगे तो जो टोटल चार्ज आएगा ये विद्यार्थी का वो कितना रुपया है, 1000। अब बी विद्यार्थी के लिए, बी विद्यार्थी के लिए, इसके लिए क्या होगा भाई, ये क्या कर रहा है बी विद्यार्थी, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो 26 दिन भोजन का जो चार्ज है वो कितना होगा, 26 दिन का 26y, और फिक्स x है ही, और ये दोनों का ऐड करेंगे तो उसने कितना पैसा चुकाया भाई, 1180। तो समीकरण क्या बनेगी, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड। अब हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई यहाँ पे शुरू कर देंगे हम। तो समीकरण 1 में 2 से एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से तो इन दोनों के एक साथ लिखेंगे। अब क्या करें, देखो जो x यहाँ पर चल है वो दोनों पे गुणांक दोनों समीकरणों में समान है, तो इस समीकरण में से इसको माइनस करेंगे तो x से जो खत्म हो जाएगा, यानी कि विलोप हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 20y में से 26y जाएंगे तो माइनस का 6y, और इधर कितना बच जाएगा, 180 माइनस में, और y इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 30 रुपीज। तो पर डे का जो भोजन का चार्ज है वो कितना रुपए है भाई, 30 रुपए है। अब y की वैल्यू 30 आप किसी एक में रख लो, एक इक्वेशन में। तो y की वैल्यू 30 है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो क्या लिखोगे भाई, y का मान फर्स्ट में रखने पर, देखिए फर्स्ट में रख रहा हूँ तो यहाँ x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस ये हो जाएगा 600, 1000, और 600 को जब मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो माइनस का x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, और कितना आ जाएगा, 400। तो भाई उस छात्रावास का जो नियत किराया है, फिक्स चार्ज है, वो तो 400 रुपये है, और प्रतिदिन का कितना है, 30 रुपये है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः नियत खर्चा इज इक्वल टू 400 रुपीज, और प्रतिदिन भोजन का खर्चा, प्रतिदिन भोजन का खर्चा इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है तो ये सॉल्व हो गया है, और लैंग्वेज के जितने भी इसके और पार्ट हैं आप उनको करने की कोशिश करिए, उन क्वेश्चनों से समीकरण बनाइए और फिर उसको हल करिए। अगर किसी में आपको समस्या है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आगे की एक्सरसाइज 3.6 जो कि लास्ट बची हुई है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।